हेलो गाइस, क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का ये 6th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले बर्नर्ड थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था। बर्नर्ड थ्योरी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ब्रीफ में मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन बर्नर्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी जिनकी वजह से कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर इससे नहीं मिल पाता है। जैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं कि कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, सभी एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नहीं फॉर्म करते, इसके बारे में बर्नर्ड थ्योरी में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है उसका नेचर डायरेक्शनल होता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करने के पीछे क्या रीजन है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन बर्नर्ड थ्योरी से नहीं मिलता है। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी बर्नर्ड थ्योरी में कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं मिलता है। तो हम एक बार बर्नर्ड थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं कि बर्नर्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो आपको समझ में आएगा कि जितने ये क्वेश्चंस के बारे में बात हो रही है इनका कोई भी आंसर बर्नर्ड थ्योरी से नहीं मिलता है। फिर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, बर्नर्ड थ्योरी में बहुत सिंपल सी बात बोली गई थी। बर्नर्ड के अकॉर्डिंग एवरी मेटल फॉर्मिंग ए कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है मेटल उसमें दो तरह की वैलेंसीज होंगी, प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के बराबर होती है और ये एनाइंस से सेटिस्फाई होती है और ये आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है सेंट्रल मेटल एटम के और ये लिगैंड से सेटिस्फाई होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है और इसी की हेल्प से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट की जा सकती है। एक एग्जांपल से फटाफट समझ लीजिए। जैसे मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखूंगा वो होगी क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होंगी और इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसमें मेटल होगा और लिगैंड्स होंगे। लिगैंड्स जो होते हैं वो कोई भी नंबर में हो सकते हैं, मैं x लिख देता हूं, ठीक। और यहां इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में जो काउंटर आयन होगा उसको मैं सपोज a मान लेता हूं। तो यहां पे जो बर्नर्ड थ्योरी बता रही है वो सिर्फ इतना सा बता रही है कि अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन फॉर्म में लाता हूं, तो हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि मेटल है, ये जो लिगेंड्स हम बोल रहे हैं या ये भी आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ये लास्ट वाला आयन है, ये सभी के सभी क्या हो जाने चाहिए थे, डिसोशिएट होके अलग अलग टाइप डिसोशिएट हो जाने चाहिए और सभी अपना अपना टेस्ट देने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये वाली जो स्फीयर है ये जो है वो आयनाइज नहीं होता है। तो ये आयनाइज क्यों नहीं होता है, इसके रिगार्डिंग ही बर्नर्ड ने प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड जो होते हैं या यूं कहें कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होंगे, जो सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड होंगे मेटल से, वो कभी भी आयनाइज नहीं होते। बस मेन पोस्टुलेट बर्नर्ड थ्योरी में यही था। तो एक चीज का आंसर हमें मिल पाता है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन में किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं तो कुछ एंटिटीज जो होती हैं वो आयनाइजेबल नहीं होती। उसका रीजन क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज। जो एंटिटीज मेटल के साथ में सेकेंडरी वैलेंसीज के साथ में जुड़ी होती हैं वो आयनाइजेबल नहीं होती हैं और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एज सच हमें सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने अभी जो बात की है वो सारी के सारे क्वेश्चंस का आंसर बर्नर्ड थ्योरी से हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो किस वजह से होता है और कितना बिहेवियर होता है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहें या फिर उसका लॉजिकल रीजन क्या होता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो मेनली इस प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट अदर भी जो थ्योरीज हैं उनकी हेल्प हमें लेनी पड़ती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ये थ्योरीज है ना, वो कोई भी एक थ्योरी परफेक्ट नहीं है। एक थ्योरी को पढ़ लिया और सारे के सारे प्रॉपर्टीज को आंसर मिल जाएगा, नहीं। अलग अलग थ्योरी पढ़ने के पीछे रीजन ही ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग थ्योरी से एक्सप्लेन की जाती हैं। तो हम पढ़ते हैं भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैसे तो इसमें दे रखी है, लेकिन मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आपको समझाऊंगा, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें तो आप आराम से बहुत इजीली चुटकी बजाते ही सारी चीजें कर दोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बेस्ड है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। किसका ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हाइब्रिडाइजेशन जो डिसाइड होता है, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइडेड on the basis of magnetic
मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे, उसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर ही बेस क्या है, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बर्नर के थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसीज होंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं। सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। पहले तो नॉर्मल ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। और ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जब मेटल के पास आ जाएंगे, मेटल है और मेटल के पास क्या है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, मैं ऐसे बना देता हूँ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को। अब ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को क्या देंगे, लिगेंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। लिगेंड गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होंगे वो वेकेंट होंगे, और इनको लिगेंड्स जो होंगे वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेंगे। और इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से क्या होगा, कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म हो जाएगा। ये फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग हमने बात की है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसको ही थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का किस तरह से होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट समझेंगे। तो ये तीन चीजें हैं, आप अगर समझ लिए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस तरह से हो सकता है, और उसके बाद में हम इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स देखेंगे और उसके बेसिस पे मैग्नेटिक बिहेवियर समझेंगे। ठीक, तो देखो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में ही ज़्यादा डिस्कशन है। तो मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 5 वाले। अब समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनका है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिनका है वो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब आप समझ रहे हैं कि जिनकी एक तरह से बर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग या बर्नर्स के अकॉर्डिंग जिनकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब ये 4 वैलेंसी वाले जो हैं, इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स यूज हो रहे होंगे। कितने, 4 ऑर्बिटल्स यूज होंगे, और इन 4 ऑर्बिटल से फिर 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें बनाने होंगे या बनेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग करने से पहले लिगेंड्स जो हैं वो लिगेंड्स हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड करेंगे, डायरेक्ट इन ऑर्बिटल्स की यूज नहीं करेंगे। तो जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा है ना, जो प्योर ऑर्बिटल्स हैं वो प्योर ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होकर अपनी एनर्जीज को मिक्स करके 4 इक्वल, जितने भी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं उतने ही इक्वल एनर्जीज के ऑर्बिटल्स को में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बोलते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन इसको कई सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ये यूज होता है। अब देखो 4 ऑर्बिटल्स में कौन कौन से हो सकते हैं भाई, S और P। तो S P, एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल्स अगर आपस में क्या होते हैं, मिक्स होके 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, तो उस सेंट्रल मेटल एटम की जो क्या होगी, ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। कैसे, इस तरह का, यहाँ पे सेंट्रल एटम है और इसने क्या बनाया, 4 इस तरह के हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लिया, जिनको ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये लिगेंड्स जो हैं, जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये वाले, ये क्या हैं, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या करेंगे, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे और बॉन्ड बनाएंगे, और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, यहाँ पे तो एक s ऑर्बिटल था और 3 p ऑर्बिटल थे। अगर एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो, अभी भी तो ऑर्बिटल कितने हैं भाई, 4 ही होंगे, और ये 4 आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म हो। अगर ये dsp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर आप फॉर्म होते हैं 4, तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सेंट्रल एटम है और ये इस तरह से क्या बन जाए, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करें, और ये जो साइड में लग रहे हैं ये वाले, ये लिगेंड्स हैं। तो इस तरह की ज्योमेट्री बन जाएगी जो कि क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि भाई कब तो ये dsp2 बनेगा और कब ये sp3 बनेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बारे में ही क्या होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, आगे बात करेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। ठीक,
अभी तक बेसिक चीज़ें समझ में आ गई कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है उनका, और dsp2 भी हो सकता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो टेट्राहेड्रल, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में वो अरेंज हो जाएंगे। अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी सेंट्रल मेटल एटम का तो उसके पास 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके 5 sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, और ये 5 sp3d जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, और इन वेकेंट ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज वेकेंट ऑर्बिटल हैं इनमें लिगेंड्स जो हैं वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसकी वजह से ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। समझ में आया? चलिए आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझिए, ध्यान से समझना। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सिंपल सा मतलब है कितने वेकेंट ऑर्बिटल होंगे, 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। चलो ये 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे और 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म कर देंगे। HO मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म कर दिए। अब ये 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में कब दो चीजें हैं। अब ये 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, 6, और अगर ये वेकेंट ऑर्बिटल में क्या है, एक s ऑर्बिटल हो, 3 p ऑर्बिटल हो और 2 d ऑर्बिटल हो, होने को है इसमें भी दोनों सेम ही, लेकिन यहां पे d ऑर्बिटल का सारा गेम है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कब, जब d ऑर्बिटल जो है वो nth सेल का यूज हो रहा है। nth सेल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बात करता हूं कि आयरन की बात कर लेता हूं भाई, या कोबाल्ट की बात कर लेता हूं, ठीक है। अब कोबाल्ट में क्या है, जो वैलेंस सेल है, कौन सा वैलेंस सेल जो है वो तो कौन सा है, 4th सेल, क्योंकि ये 4th पीरियड के एलिमेंट है। लेकिन इनमें d जो ऑर्बिटल होता है, मतलब कोबाल्ट में तो 3d में जाता है ना, तो यहाँ पे जो nth सेल है वो तो 4th है, वैलेंस सेल तो 4th है, मतलब n इक्वल टू तो कितना है, यहाँ पे n इक्वल टू तो 4 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 में जाता है, यानी कि 3d में जाता है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान देना। देखो अगर ये जो है ना, अगर ऑर्बिटल्स जो हैं, जो ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, वो एक s, 3 p ऑर्बिटल्स और 2 d ऑर्बिटल, ये सारे के सारे nth सेल के हों, मतलब 4th सेल के ही हों, कोबाल्ट में 4th सेल के ही सारे के सारे ऑर्बिटल यूज हों, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। लेकिन अगर यहां पे n-1d के d ऑर्बिटल जो दो यूज हो रहे हैं, वो 2 d ऑर्बिटल n-1d के यूज हों हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि वेकेंट ऑर्बिटल जो 6 हैं उनमें से 2 और d ऑर्बिटल जो हैं वो n-1d सेल के हों, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, d2sp3। दोनों की जो ज्योमेट्री है वो तो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ऑक्टाहेड्रल इस तरह की सेंट्रल मेटल, और यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है, ये हो गया 4 एटम जो होंगे वो एक प्लेन में होंगे, और एक ये एक्सियल इस तरह से। आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये एक आपका कागज है, या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपने कॉपी या रजिस्टर ले रखी है, ये प्लेन है और उसमें से पेंसिल पार कर दो, है ना, तो ये आउट ऑफ द प्लेन, ये अबव द प्लेन, ठीक। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब आप कहेंगे, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर यहाँ पे कब हम कहेंगे कि जो n-1 का d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं या फिर nth सेल के d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, जैसे आयरन है या कोबाल्ट है, इसके साइड में लिगेंड्स कैसे लगे हुए हैं। अगर वीक लिगेंड्स लगे हुए हैं तो वहां तो nth सेल के ही d ऑर्बिटल यूज हो जाएंगे 2, लेकिन अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे हुए हैं तो यहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर ये साइड में लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं ये, तो उसकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से n-1d जो सेल है उसमें पेयरिंग हो जाती है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर हो जाएंगे और वो वहां पे कुछ 2 d ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएंगे और वो d ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी।
और वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। तो सारा का सारा गेम स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स का आ गया। तो अब स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड्स कैसे पता चलेगा? वैसे तो इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, आगे जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है अभी। तो यहाँ पे ये एक ऑर्डर दे रखा है किसका भाई, स्ट्रेंथ का, जो लिगेंड्स की स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर दे रखा है। तो वीक है, वीक में कौन सा है, ये आयोडाइड, ब्रोमाइड, एससीएन, क्लोराइड, ये सभी वीक हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, कोबाल्ट, वो कोबाल्ट का सीओ, कार्बोनिल, CN माइनस, EN मतलब इथाइलिन डाइअमीन या इथेन 1,2 डाइअमीन, NH3, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं, और ये सारे के सारे क्या बोल सकते हैं आप, वीक बोल सकते हैं, और ये सारे के सारे इंटरमीडिएट। वैसे तो कंपैरेटिवली हैं, लेकिन वीक में आप यहां तक मान सकते हो और स्ट्रॉन्ग में आप इनको मान सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग और वीक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एग्जांपल्स लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको समझ में आया कि भाई DSP2 कब बनेगा, sp3d2 कब बनेगा, और कैसे कैसे बनेंगे, समझ में आया। ये तो हुआ ओवरव्यू हाइब्रिडाइजेशन का। अब हम बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स या फिर फीचर्स की। देखो फर्स्ट फीचर जो अभी तक आपने समरी पढ़ी है उसी के ऊपर बेस्ड है सारे के सारे, ध्यान से देखते चले जाओ। देखो सबसे पहली चीज क्या बोल रहा है, एवरी मेटल आयन व्हेन इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अंडरगो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो वहां कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन मेटल आयन एक्ट एज लोन पेयर एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। फॉर दिस द मेटल आयन प्रोवाइड वेकेंट ऑर्बिटल्स। यस, मेटल जो होता है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। अच्छा, वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, फिर क्या होंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, और वो वेकेंट ऑर्बिटल्स में लोन पेयर कौन देगा, लिगेंड्स जो है वो लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से जो ये बॉन्ड फॉर्म होगा इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। अच्छा, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल कितने होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल उतने ही होंगे जितना उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है। अकॉर्डिंग टू बर्नर्स ये सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, या फिर हम उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर आयन है FeNH3 यहाँ पे 6 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो यहाँ पे Fe जो है उसका +3 और आयन है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में Fe+3। अब आप ध्यान से मुझे बताओ, अगर आयरन होता तो यहाँ पे 26 इलेक्ट्रॉन्स होते, और 26 में पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो S में जाते, ये फिर उसके बाद इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे इस तरह से फिल होते। समझ में आया। ये तो आयरन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आयरन का, लेकिन मैं आयरन +3 का लिखूं तो क्या होगा भाई, आयरन +3 का अगर मैं लिखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे वो क्या होंगे, चले जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पेयर था वो हो जाएगा। तो आयरन +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का हो जाएगा। यस, इस तरह का हुआ। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो 3D जो है वो भी हाफ फिल्ड है, और 4D पूरा खाली है, वेकेंट है। 4s और 4p तो पूरी तरह से वेकेंट है। तो 4s का एक s और 3p ये वाले 1 2 3 ये वेकेंट है सारे का सारे, यानी कि sp3 ये तो रहेगा ही इसमें। अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड आया तो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा भाई, इनको क्या कर देगा, यहाँ पे पेयरिंग कर देगा इनकी। ये 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 को इसको पेयर कर दिया, इसको भी पेयर कर दिया, ये दोनों वेकेंट हो जाएंगे। यस और नो, 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, और एक अनपेयर्ड रह जाएगा। अब यहां पे 3D में 2 वेकेंट d ऑर्बिटल बच गए। कब, ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब बॉन्ड बनाएगा आयरन के साथ में, तब तो ऐसा होगा। लेकिन अगर वीक लिगेंड बनाएगा तो वीक लिगेंड के में क्या होगा भाई, ये तो आयरन इस तरह से Fe+3 में रहा। अब वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड जो है ना वो इनकी पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तब फिर कौन से d ऑर्बिटल यूज होंगे, 4D के, ये वाले जो मैं आपको अभी बता रहा था कि sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। d2sp3 कब होगा, जब
स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड इनको पेयर कर देंगे और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल को खाली कर देंगे। और sp3d2 कब होगा? जब वीक लिगेंड होगा, तो ये एस सच ही रह जाएंगे और ये डी ऑर्बिटल जो है वो 2 डी ऑर्बिटल जो है वो 4d के यूज हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से कॉपर का भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल प्रोवाइड्स वेकेंट ऑर्बिटल ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दस वेकेंट ऑर्बिटल्स आर प्रोवाइडेड बाय द मेटल आयन। तो जो वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही होते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में ही लिगेंड क्या करेगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा। The vacant hybrid orbital of metal ion get overlapped with ligand containing lone pair of electrons। तो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया मेटल का, उसमें क्या होगा? लोन पेयर जो लिगेंड जो है वो लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देगा। द नंबर ऑफ सच ओवरलैपिंग इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन। द एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन मे बी इनर n-1d और आउटर n-d ऑर्बिटल्स। मैंने अभी जो बताया, अभी आपको समझाया, ये n-1d कब होगा? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो n-1d, और n-d कब होगा? जब वीक लिगेंड यूज हो रहा होगा, तो यहां पे nth सेल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन में। These complex are inner orbital complex। जब n-1d ऑर्बिटल यूज होता है, यानी कि d2sp3 या dsp2 जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में था, वो अगर यूज होता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर 6 के लिए ही बोलते हैं, यानी कि d2sp3 अगर होता है तो इसको इनर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, अगर sp3d2 होता है तो उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, ओके। If inner d orbital are involved in hybridization, then it is through the pairing of unpaired electron in the n-1d orbital of metal। मैंने बताया अभी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जैसे आयरन में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना 5, तो इनकी पहले पेयरिंग हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल जो हैं वो क्या हो जाएंगे? ये यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ये यहाँ पे, और 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। ठीक, then such type of complex will be diamagnetic और less paramagnetic। अब देखो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, और आप जानते हैं डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जो मैग्नेट से दूर भागते हैं। तो पेयर्ड जो होते हैं वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, और अनपेयर्ड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे पैरामैग्नेटिक उतना बढ़ेगा। तो पेयरिंग यहाँ पे हो रही है तो डायमैग्नेटिक नेचर की तरफ शिफ्ट होंगे, अगर रह भी जाएगा तो बहुत कम पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। अगर Fe में देखें वीक लिगेंड बनेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म होता है तो मोर पैरामैग्नेटिक होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होने की ज्यादा टेंडेंसी होगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो वो तो इनको पेयरिंग कर देगा और सिर्फ एक ही अनपेयर्ड रह जाएगा। ये 2 तो पेयर्ड हो जाएंगे ना, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड रह जाएगा, और एक ही अनपेयर्ड रह जाएगा तो क्या होगा भाई कि डायमैग्नेटिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए लेस पैरामैग्नेटिक होंगे, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। जनरली आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स है पैरामैग्नेटिक नेचर एंड दे आर कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एग्जांपल समझ लीजिए यार, जो चीजें मैंने आपको बताई उनका एक तरह से एप्लीकेशन पार्ट ये है, इसको समझिए। ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए इसको। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले उनका ही ले ले। जैसे एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है CONS3 ये वाला एक कंपाउंड है, जिसमें अमीन जो है वो अमोनिया का, या अमीन जो है वो एक लिगेंड है। ठीक है, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कोबाल्ट है, और इसका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो ये होगा D7 4s2, आर्गन आगे रहेगा। ठीक है, और कोबाल्ट +3 का करेंगे तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे 4s के, तो 4s वेकेंट हो जाएगा, और D का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब D6 हो जाएगा। तो 3D6 4s0 हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो पहले 3D, फिर 4s, और 4p भी तो 0 है, 4d भी तो 0 है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है 4p 4d में। चलो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया कैसा लिगेंड है भाई? अमोनिया कैसा लिगेंड है? आपको अभी मैंने दिखाया था अमोनिया कैसा लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एक तरह से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होगा? ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये पेयरिंग करेंगे,
ये अमोनिया क्या करेगा, इनको पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग कर देगा तो देखो क्या हो रहा है, ये 3 पेयर बन गए सारे के सारे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। पहले अनपेयर्ड थे, अगर वीक फील्ड होता तो ऐसे ऐसे होते, लेकिन सारे के सारे पेयरिंग हो गए। अब क्या हुआ, ये 2 ऑर्बिटल जो हैं वो 3d के, यानी कि n-1d के 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल जो हैं वो p के, ये आपस में मिक्स होके d2sp3 टोटल कितने ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। और 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को इनको क्या मिलेगी, लिगेंड्स जो हैं वो लॉन पेयर देंगे और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब यहां से आप देख के बताओ कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो उनका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है, प्रैक्टिकली भी ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक होता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम इनके डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्यों है इसका रीजन समझ आ पाए। As inner d orbital are involved in hybridization, hence it is inner orbit complex, या फिर इसी को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे अब तो आप आंसर आराम से दे पाओगे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में F6 मतलब F माइनस जो है फ्लोरिडो अगर लिगेंड होता, तो फ्लोरिडो कैसा लिगेंड है आपको मैंने अभी बताया, यहाँ पे देख के बता दो मुझे फटाफट। ये वीक लिगेंड है एक तरह से कंपैरेटिवली, और वीक लिगेंड है तो यहाँ पे कोबाल्ट के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोबाल्ट +3 आयन ही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही रहेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे, तो ये 4s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2 ऑर्बिटल, ये क्या बनाएंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करके 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। अब आप कह सकते हैं सर रिमेनिंग का क्या होगा, अरे भाई रिमेनिंग का ये होगा क्योंकि इसकी सेकेंडरी वैलेंस या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, तो 6 ही ऑर्बिटल्स यूज होंगे। यस और नो, समझ में आया। अब यहाँ पे 6 हुए, अब देखो, अब देख के ही बता दो आप फटाफट, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ाई है, n × n+1 n+2 है ना, इस फॉर्मूला से आप मैग्नेटिक मूवमेंट, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंटम ज़्यादा होगा। और ये COFe6-3 जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स भी हम बोल सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर है ये चीज़ें। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी देख लो भाई, है ना, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली बात कर ली, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, जैसे NiCl4। अब Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक लिगेंड बोल सकते हो। तो यहाँ पे Ni+2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इस तरह से है। अब यहाँ पे ये Cl जो है, Cl- कैसा है, वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। अब वीक लिगेंड है तो ये इनको पेयर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाएगा तो ये जो हैं कौन कौन से, डी के कितने ऑर्बिटल यूज होंगे भाई, डी के यहाँ पे ये 4d है ना, तो 4d का एक ऑर्बिटल, 4d की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो टोटल ही हमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंप्लीट करना है। तो एक s का ऑर्बिटल ये और 3 ऑर्बिटल p के, तो sp3 बना देंगे। sp3 बनाया, 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें Cl जो है वो अपना Cl- जो है वो अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। और यहाँ से देख के आप बता ही सकते हैं कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे इसकी जो ज्योमेट्री sp3 है, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। तो बस आप इसका लिगेंड देखते ही आप पहचान जाओगे ना कि कौन सी ज्योमेट्री होगी, सब चीज़ बता दोगे। ठीक है, इसका जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इसको आउटर और इनर तो बोलेंगे नहीं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ही बोला जाता है। लेकिन अगर Ni के साथ में Cn- आ जाए, Cn कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक का ही गेम है सारा का सारा, और कुछ नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाले, ये क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयर हो जाएंगे, और पेयर होते ही एक d ऑर्बिटल n-1 का वेकेंट हो गया। तो एक d ऑर्बिटल है ना n-1 का, एक s ऑर्बिटल और 2 p के,
तीनों पी क्यों नहीं यूज हो रहे हैं? क्योंकि चाहिए ही हमें 4 ना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। तो ये आपस में मिक्स होके DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने? 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे? DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। समझ में आया? तो Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्क्वायर, अच्छा DsP2 है तो इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, है ना। अब यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। और इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स 6 वालों को बोलते हैं, लेकिन इसको भी बोल सकते हैं, बोलते नहीं जनरली, ठीक। अच्छा NiCO4 इसका भी बता दो। सेम वैसा ही होगा जैसा Cn- के साथ में हुआ निकल का, यस और नो। यहाँ पे NiCO4, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने की वजह से किस तरह से हो जाएगा? यहाँ पे निकल आफ्टर रीअरेंजमेंट, यहाँ पे अब +2 नहीं है, निकल जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, निकल कार्बोनिल बन रहा है। अब निकल कार्बोनिल में क्या हो रहा है? देखो ये जो 4s में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या हो जाएंगे? एक एक करके ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब CO जो है, कार्बोनिल जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देखो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यही है। कार्बोनिल क्या करता है? इनको भी क्या कर देता है भाई? पेयर्ड कर देता है। और पेयर कर दिए तो यहाँ पे S और P, मतलब जितनी पेयरिंग हो सकती है, डी में अगर है, डी में अनपेयर्ड है तो इसको भी पेयर कर दिया। लेकिन अब ये S के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पेयर, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उतना होगा उतना ही ज्यादा पेयरिंग करेगा। तो N-1d का कोई जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। एक S का और 3 P के हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, जिनमें कार्बोनिल अपना एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा और NiCO4 निकल कार्बोनिल फॉर्म होगा, ठीक है। CO is a strong ligand, so low spin complex. The empty 1s and 3p orbital mix to form 4 sp3 hybridized orbital. Each orbital accept 1 electron pair from carbon monoxide molecule from this. Okay. और यहाँ से आप देख के बता ही सकते हैं कि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इनका नेचर डायमैग्नेटिक होगा। शेप ऑफ निकल कार्बोनेट इज टेट्राहेड्रल। यस, वो तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी। क्लियर है? समझ में आया? अब इन्हीं सब चीज़ों को अगर मैं एक आपको टेबल के फॉर्म में लिख के दे दूं तो ये इस तरह से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं। इन सभी नोट्स को मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यार, है ना। जो समरी के फॉर्म में जितना भी चीज़ें लिखी हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 किस किस में होगा? ये सारे कंपाउंड्स होंगे उनमें sp3 होगा। DsP2 किस में होगा? इनमें होगा, है ना। DsP2 में ये भी चीज़ याद रखने वाली है कि d ऑर्बिटल जो यूज होता है, dx² - b बाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है, वो यहाँ पे d ऑर्बिटल यूज होता है। sp3d का ये सिर्फ एक ही है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है ना। अब ये वाले जो हैं DsP3, इसके FeCO5 ये है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 वेरिएशंस हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे D2sp3 भी हो सकता है और sp3d2 भी हो सकता है, और इनके एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनके लिए याद रखें कि D2sp3 जो है उसमें इन बोथ केस d ऑर्बिटल आर dz² एंड dx² - y² यूज होते हैं, ठीक। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनको आप याद रखें। इनको समरी फॉर्म है, आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का समझ में आ गया होगा। चाहें तो आप यहाँ पे एक बार रीड भी कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। ये टेबल बता रखी है कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा होगा, क्यों होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस मैंने अभी कर लिए हैं। आपको एक भी वर्ड छूटेगा नहीं, सारी की सारी लाइन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू।